मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन अकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है मानव में संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन, या फिर हम उनको सेंस ऑर्गन्स या संवेदी अंग भी कह सकते हैं। संवेदी अंग का मतलब होता है अपने शरीर में पाए जाने वाले वे सभी अंग जो बाह्य वातावरण अथवा आंतरिक वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अथवा आप ऐसे भी कह सकते हो कि संवेदी अंग शरीर में पाए जाने वाले वे अंग होते हैं जो बाह्य वातावरण अथवा आंतरिक वातावरण से उद्दीपन या परिवर्तनों को ग्रहण करते हैं। मनुष्य में 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं जिनको हम संवेदी अंग कह रहे होते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां स्पर्श, कोमा दृष्टि, कोमा गंध, कोमा ध्वनि, या फिर हम कह सकते हैं कि और तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आवाज़ को सुनना, बाहर मौसम में गर्म होना, ठंडा होना, इस तरह की जितनी भी क्रियाएं हैं उनका ज्ञान करा रही होती हैं। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं जिनमें नाक, कान, जिह्वा, त्वचा और आपकी क्या होती हैं, आँखें होती हैं। आँख सबसे पहले, नेत्र, उसके बाद में नाक 2, कान 3, इसके बाद में जिह्वा 4 और त्वचा कितने हो जाते हैं, 5। इनको यदि हम ज्ञानेंद्रियों के रूप में बोलना चाहें तो दर्शनेंद्रियां, आँख को बोला जाता है। इसके बाद श्रवणेंद्रियां, कान को कहा जाता है। स्वादेंद्रियां, जिह्वा को कहा जा रहा होता है। घ्राणेंद्रियां, नाक को कहा जा रहा होता है। और स्पर्श इंद्रियां, त्वचा को कहा जा रहा होता है। स्पर्श इंद्रियों का संबंध त्वचा से होता है जिसे हम छूकर पता करते हैं। स्वादेंद्रियों का अर्थ जिह्वा से होता है जिसे आप स्वाद करके या चख करके प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से जो हमारी दर्शनेंद्रियां होती हैं इनका अर्थ दृष्टि से होता है, देखना या देख करके हम पता कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो घ्राणेंद्रियां होती हैं वो सूंघ करके पता कर रही होती हैं जिसमें हम नाक का नाम ले रहे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम सारी की सारी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके बारे में बता सकते हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिनको हम संवेदी अंग कह रहे होते हैं, इनमें संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। वे संवेदी कोशिकाएं यहाँ से संवेदनाओं को लेकर के मस्तिष्क या मेरुरज्जु में पहुँच जाती हैं, जहाँ पर मस्तिष्क इनको वर्गीकृत कर देता है और फिर इन्हें अनुक्रिया करने के लिए भेज देता है। ठीक है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि शरीर में पाए जाने वाले वे सभी अंग जो बाह्य अथवा आंतरिक वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं उन्हें संवेदी अंग कह दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम दर्शनेंद्रिय, जिसको हम नेत्र कह सकते हैं या जिसको हम प्रकाशीय संवेदांग कह सकते हैं, के बारे में बताया जाता है या के बारे में बताएंगे। हमारे अंदर या मनुष्य में या मानव में जब बात की जा रही होती है तो बोला जाता है कि मनुष्य में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं एक जोड़ी आईज होती हैं जो हमारे नेत्र कोटल, जो आई ऑर्बिट होते हैं, खोपड़ी में फेशियल रीजन में जो हड्डियों से बने हुए गर्त होते हैं, आई ऑर्बिट होते हैं, उसमें
स्थित होती हैं और यहाँ पर ये आई ऑर्बिट या नेत्र कोटर के अंदर मुक्त रूप से या स्वतंत्रता पूर्वक घुमाई जा सकती हैं। ठीक है, क्या करती हैं ये? इनका मुख्य कार्य होता है संवेदनाओं को ग्रहण कर दृष्टि ज्ञान के बारे में जानकारी देना। किसके बारे में जानकारी देना? दृष्टि ज्ञान के बारे में जानकारी देना। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य या मानव में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं जो नेत्र कोटर में स्थित होते हैं। ये नेत्र कोटर में पेशियों की सहायता से चारों तरफ घुमाए जा सकते हैं जो प्रकाशीय संवेदनाओं को ग्रहण कर दृष्टि ज्ञान की जानकारी कराते हैं। ठीक है, अब इसके पश्चात आता है नेत्र की आंतरिक संरचना, जिसको हम कह रहे होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल आई बॉल या आई बॉल इसलिए कह रहे होते हैं कि जो हमारे नेत्र गोलक होते हैं ये बिल्कुल गोल होते हैं, गेंद के समान होते हैं। लाइक ए बॉल किसके समान होते हैं? गेंद के समान होते हैं। और जिस प्रकार से गेंद भी खोखली होती है वैसे ही हमारा प्रत्येक नेत्र भी अंदर से कैसा होता है? खोखला होता है। कैसा होता है? खोखला। और अगर हम नेत्र कोटर में इसको थोड़ा सप्रेस करें तो एक लिमिटेशन तक हम इसको सप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर हम इसको फोर्स करेंगे तो हमारी आई में डिसऑर्डर हो सकता है या कोई भी चोट लग सकती है या किसी तरह का कोई भी विकार उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तब जब हम नेत्र की संरचना के बारे में बता रहे होते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं कि जो हमारा आई बॉल होता है या नेत्र गोलक होता है ये 3 परतों से बना होता है। इसकी जो भित्ति होती है आई बॉल होती है वो कितने लेयर से बनी होती है? 3 लेयर से बनी होती है, जिसमें सबसे बाहर और ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम स्क्लेरोटिक लेयर कह रहे होते हैं या श्वेत पटल कह रहे होते हैं या दृढ़ पटल कह रहे होते हैं। और जो बीच वाली लेयर होती है उसको हम रक्तक पटल कह रहे होते हैं या कॉरॉइड लेयर कह रहे होते हैं। और जो सबसे अंदर वाली परत होती है उसको हम रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब की संवेदना को लेकर जो ऑप्टिक नर्व्स होती है या जो दृक तंत्रिकाएं होती हैं वो मस्तिष्क में लेके जा रही होती हैं। और जो रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तव में उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। लेकिन ऑप्टिक नर्व्स जब इसको ब्रेन में ले जाती हैं तो ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला जो क्याज्मा है, क्याज्मेटा है, वो क्या करता है? इस प्रतिबिंब को सीधा कर देता है। इसलिए हमें जो दिखाई देता है या जो विज़न होता है वो कैसा होता है? सीधा। अर्थात हमें किसी भी वस्तु को जब देखना होता है तो वह हमें सीधी दिखाई देती है। ठीक है, तो कितनी लेयर हो गई? 3 लेयर। सबसे बाहर वाली लेयर को श्वेत पटल या दृढ़ पटल, मध्य वाली लेयर को रक्तक पटल या कॉरॉइड लेयर, और सबसे जो अंदर होती है उसको हम रेटिना या दृष्टि पटल या मूर्ति पटल भी कह देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो बाहर वाली लेयर होती है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम ये कह रहे होते हैं जो श्वेत पटल या दृढ़ पटल होता है या आउटर लेयर होती है आई बॉल की, अर्थात ये नेत्र गोलक की भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है जो रिजिड होती है, दृढ़ होती है, जो हार्ड होती है, कठोर या कड़ी होती है तथा श्वेत रंग की होती है, सफ़ेद होती है। ठीक है, यह 2 भागों से मिलकर के बनी होती है। एक भाग जो बाहर की तरफ नेत्र कोटर से उभार के रूप में निकला रहता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, उसे हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कह देते हैं।
जो नेत्र का 1/5वां भाग बनाता है, 1/5 पार्ट बना रहा होता है। अर्थात ये जो हमारा नेत्र गोलक है, ये नेत्र गोलक नेत्र कोटर से बाहर की तरफ उभार के रूप में निकला रहता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। इस पूरे के पूरे पारदर्शी भाग को हम क्या कह रहे होते हैं? स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कह रहे होते हैं, जो वक्राकार या कैसा होता है? कर्व के आकार का होता है। ठीक है। इसके पश्चात जो शेष भाग नेत्र कोटर के अंदर होता है, वह नेत्र का 4/5वां भाग बनाता है तथा यह तंतुमय संयोजी ऊतक द्वारा बना होता है, जो नेत्र गोलक के आकार को बनाए रखता है तथा नेत्र गोलक को नेत्र कोटर में पेशियों से जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है, जिससे नेत्र कोटर में पेशियों की सहायता से नेत्र गोलक को स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा सके, चाहे ऊपर नीचे चाहे दाएं बाएं। ठीक है। इसके साथ साथ जो कॉर्निया होती है ये वक्राकार होती है, इसलिए इसका मुख्य काम होता है कि ये प्रकाश को संकेंद्रित करने का काम कर रही होती है। अर्थात ये जो प्रकाशीय किरणें होती हैं उनको संकेंद्रित करती है। अर्थात ये प्रयास करती है कि ये नेत्र में कहाँ से प्रवेश करें? कॉर्निया में, बिल्कुल केंद्रीय वाले भाग से प्रवेश करें। इसलिए इसका जो आकार होता है वक्राकार होता है। ठीक है। इसके पश्चात आती है दूसरी लेयर, जिसका नाम है रक्तक पटल या कॉरॉइड लेयर। इसको हम कह रहे होते हैं ये मध्य का स्तर होता है, कोमल योजी या संयोजी ऊतक द्वारा बना होता है। इसमें रक्त वाहिनियों का सघन जाल होता है, इसलिए इसको रक्तक पटल कह रहे होते हैं। ठीक है। इसकी जो भीतरी सतह होती है, इसमें रंगा कणिकाएं पाई जाती हैं, जो काली, कोमा, भूरी अथवा नीले रंग की होती हैं, और इन रंगा कणिकाओं का काम होता है कि ये प्रकाश के परावर्तन को रोकती हैं। इस कारण से प्रतिबिंब की स्पष्टता खराब नहीं होती। अर्थात प्रतिबिंब कैसा बना रहता है? स्पष्ट बना रहता है, एकदम से क्लियर होता है। ठीक है। समझ में आ गया क्यों कहा गया इसको रक्तक पटल? क्योंकि इसमें रक्त वाहिनियों का सघन जाल होता है। क्लियर हो गया। इसके पश्चात आता है लास्ट, जिसको कहते हैं रेटिना, दृष्टि पटल, जिस पर प्रतिबिंब बनता है, या इस रेटिना को हम चाहे तो मूर्ति पटल भी कह रहे होते हैं। ये इनर मोस्ट लेयर होती है, इसको हम सेंसरी लेयर भी कह सकते हैं, इसको हम संवेदी परत भी कह सकते हैं। इसमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक रॉड्स होती हैं और एक कॉन्स होती हैं। एक शलाकाएं होती हैं और एक शंकु होती हैं। शलाकाएं मंद प्रकाश में देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं, जबकि कॉन्स रंग विभेदन और तीव्र प्रकाश में देखने के लिए सहायक होती हैं। रॉड्स या शलाकाएं लंबी तथा बेलनाकार होती हैं, रॉड शेप्ड होती हैं, छड़ के आकार की होती हैं। इनकी संख्या नेत्र में शंकुओं से ज्यादा होती है। ठीक है। रॉड्स में एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, जिसे दृष्टि रंजक वर्णक कह देते हैं, जिसका नाम होता है रॉडॉप्सिन। ये इस बार एग्जाम में पूछा गया था। 12th आरबीसी बोर्ड के एग्जाम में, आरबीएससी के एग्जाम इसी साल की बात कर रहा हूँ मैं, रनिंग में जो एग्जाम हुआ था, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, उसमें ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि दृष्टि रंजक वर्णक का नाम बताइए। नेत्र में पाई जाने वाली दृष्टि रंजक वर्णक क्या होते हैं? तो क्या नाम है इसका? रॉडॉप्सिन। और ये जो रॉडॉप्सिन पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट विटामिन ए के द्वारा निर्मित होता है। अर्थात इसको बनाने में कौन सा विटामिन हेल्प कर रहा होता है? विटामिन ए।
ठीक है। और विटामिन ए यदि नहीं होगा तो रोडॉप्सिन नहीं बनेगा, रोडॉप्सिन नहीं बनेगा तो हमें मंद प्रकाश में दिखाई नहीं देगा, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को रात्रि के समय दिखाई नहीं देता है और इस बीमारी को हम रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे उल्लू होता है, उल्लू की जो आँख होती है, नेत्र होता है, उसमें रेटिना में केवल और केवल रॉड्स होती है, कॉन्स नहीं पाई जाती, इसलिए उल्लू को रात्रि के समय दिखाई देता है, दिन के समय दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। इसके पश्चात देखिए बात कर रहे होते हैं हम इनकी संख्या की। हमारे नेत्रों में जो रॉड्स की संख्या होती है ये लगभग 115 मिलियन होती है, जबकि कॉन्स की संख्या 16.5 मिलियन होती है। कॉन्स छोटी होती हैं और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो रंग विभेदन होता है, प्रत्येक रंग की पहचान करना होता है। साथ में हम कह सकते हैं कि ये तीव्र प्रकाश में देखने में सहायता करती हैं। जैसे अभी हमें सूरज की तरफ अगर देखना हो तो हमारी आंखों में रॉड्स काम नहीं करेंगी, कौन काम कर रहा होता है, कॉन्स काम कर रही होती हैं, शंकु काम कर रही होती हैं। और इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो मुर्गी की नेत्र होती है या मुर्गी की जो आंख होती है उसके रेटिना में केवल और केवल क्या पाई जा रही होती है, कॉन्स पाई जाती हैं, रॉड्स नहीं पाई जाती। इसलिए मुर्गी को दिन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, रात्रि के समय दिखाई नहीं देता। इसी तरह से हम उल्लू के साथ चमगादड़ को भी जोड़ सकते हैं, जिन्हें रात्रि में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता। मुर्गी के साथ अगर आपको दूसरा कोई एग्जाम्पल देना है तो कछुआ का दे सकते हो, टार्टेल या टॉर्टॉइस का दे सकते हो। इनको भी दिन के समय दिखाई देता है, रात्रि में दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी नेत्र की संरचना होती है या आंतरिक संरचना होती है, इसमें नेत्र की जो भित्ति होती है वो 3 परतों से बनती है। पहली जो बाहर की परत होती है उसे हम कह रहे होते हैं स्क्लेरोटिक लेयर, और स्क्लेरा मध्य की होती है उसको कोरॉइड या रक्तक पटल, और सबसे अंदर वाली होती है उसको रेटिना या दृष्टि पटल कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना टॉपिक लिखा है सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन या फिर सेंस ऑर्गन्स, जिसकी हमें सबसे पहले डेफिनेशन बतानी होती है। और डेफिनेशन में हम क्या बता रहे होते हैं कि शरीर में पाए जाने वाले वे सभी अंग जो बाह्य वातावरण या आंतरिक वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं उन्हें संवेदी अंग कहा जाता है या वो संवेदी अंग कहलाते हैं, ठीक है। इसके पश्चात मैंने कहा था इन्हें ज्ञानेंद्रियां भी कह दिया जाता है, जो सामान्यतः 5 प्रकार की होती हैं, जैसे आइस, इसके बाद स्किन, ईयर्स, नोज और टॉन्ग। ये सारे क्या हैं, ज्ञानेंद्रिय होती हैं। सभी को हम क्या कह सकते हैं, संवेदी अंग। अगर हम नेत्र की बात करें तो ये दृष्टि ज्ञान से संबंधित है, त्वचा की बात करें तो ये स्पर्श से संबंधित है, कान की बात करें तो ये सेंस ऑफ हियरिंग सुनने से संबंधित है, नाक की बात करें तो ये सेंस ऑफ स्मेलिंग अर्थात घ्राण या सूंघने से संबंधित है, और जीभ की बात करें तो सेंस ऑफ टेस्ट अर्थात ये स्वाद से संबंधित होती है, स्वाद का ज्ञान करा रही होती है, क्योंकि जिह्वा के ऊपर स्वाद ग्रंथियां या बड्स पाई जाती हैं, टेस्ट बड्स, जिनको स्वाद कलिकाएं कह देते हैं, ठीक है। इसके पश्चात आता है नेत्र या प्रकाशीय संवेदांग, जिसको दर्शनेंद्रिया भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि मनुष्य में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं जो नेत्र कोटरों में स्थित होते हैं। नेत्र कोटर का मतलब होता है आई, जो क्या नाम है आपका, ऑर्बिट है। आई का मतलब है नेत्र, ऑर्बिट मीन्स कोटर। किससे बना होता है, अस्थि से बना होता है। गर्त जो होते हैं हड्डियों से बने हुए उनको कह रहे होते हैं आई ऑर्बिट। ये सामान्यतः स्फेरिकल या गोलाकार होते हैं
तथा गेंद की समान दिखाई देते हैं और कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं। ठीक है। इसके पश्चात आता है नेत्र की आंतरिक संरचना। इसको हम अगर चाहें तो नेत्र की आंतरिक संरचना की जगह नेत्र गोलक की आंतरिक संरचना भी लिख सकते हैं। अर्थात क्या बोला जा सकता है इसको, स्ट्रक्चर कैसा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। या इसके बाद देखिए नेत्र की आंतरिक संरचना या नेत्र गोलक की आंतरिक संरचना को हम कितने स्तरों में बांटते हैं, 3 स्तरों में बांट रहे होते हैं। पहला स्तर दृढ़ पटल या श्वेत पटल होता है, दूसरा रक्तक पटल होता है, तीसरा दृष्टि पटल होता है। ठीक है। जो यहाँ पर श्वेत पटल है इसमें मैंने बताया था यह सबसे बाहरी परत होती है जो कड़ी होती है, दृढ़ होती है एवं श्वेत रंग की होती है। कितने भागों से मिलकर बनी होती है, यह 2 भागों से मिलकर बनती है। एक भाग जो नेत्र कोटर से बाहर पारदर्शी उभार के रूप में पाया जाता है, इसे स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कह देते हैं, जो नेत्र का 1/5वां भाग होता है। कौन सा भाग, 1/5वां भाग। अर्थात ये जो हमारी नेत्र सारी की सारी बाहर की तरफ उभार के रूप में दिखाई दे रही है, इसी को हम कॉर्निया कह देते हैं। ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी। दूसरा भाग जो तंतुमय संयोजी ऊतक द्वारा बना होता है, यह नेत्र कोटर के अंदर होता है तथा नेत्र का 4/5वां भाग होता है। यह नेत्र गोलक के आकार को बनाए रखता है तथा नेत्र कोटर में नेत्र गोलक को मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से घुमाने के लिए पेशियों को जुड़ने का स्थान प्रदान करता है। कॉर्निया वक्राकार होती है जो प्रकाश किरणों को संकेंद्रित करती है। अर्थात अधिक से अधिक प्रकाश किरणें कहाँ से प्रवेश करें, केंद्र वाले भाग से। तो जो प्रतिबिंब होगा वो ठीक कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर। और रेटिना से बिल्कुल रेटिना के ऊपर रहेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा। अगर रेटिना से आगे है तो भी दिक्कत होगी, पीछे है तो भी दिक्कत होगी, जिसमें निकट और दूर दृष्टि दोष हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कॉरॉइड या रक्तक पटल। यह मध्य की परत होती है। यह कोमल योजी या संयोजी ऊतक से बनी होती है। मैंने बताया था कि इसमें रक्त वाहिनियों का सघन जाल पाया जाता है, इसलिए इसे रक्तक पटल कह देते हैं। इसकी भीतरी सतह पर रंगा कणिकाएं अर्थात पिगमेंट सेल पाई जा रही होती हैं। ये काली, भूरी या नीली रंगा कणिकाएं होती हैं। ये कणिकाएं प्रकाश के परावर्तन को रोकती हैं। इस कारण से प्रतिबिंब की स्पष्टता खराब नहीं होती, अर्थात प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बना हुआ दिखाई देता है। ठीक है। इसके पश्चात लास्ट रेटिना, यह भीतरी परत होती है जिसे संवेदी परत भी कह देते हैं। इसमें 2 प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक शलाकाएं या रॉड्स, लंबी तथा बेलनाकार। दूसरी, हाँ, ये कैसी होती है, रॉड्स लंबी तथा बेलनाकार, जो मंद प्रकाश में देखने में सहायता करती हैं। जबकि दूसरी शंकु होती हैं जो छोटे आकार की होती हैं और ये तेज प्रकाश एवं रंग विभेदन में सहायता करती है। अर्थात जो भी रंग होते हैं वेरियस टाइप को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रॉड्स की संख्या कॉन्स की तुलना में अधिक होती है। अर्थात क्या ज्यादा पाई जा रही होती है, शलाकाएं। रॉड्स में एक दृष्टि रंजक वर्णक होता है जिसको रॉडॉप्सिन कहा जाता है। मैंने बताया था इस साल ये 12th बायोलॉजी पेपर में एग्जाम के दौरान पूछा गया था 1 नंबर में, जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है, विटामिन ए के द्वारा होता है। आगे मैंने इसी में बताया कि उल्लू में जो रेटिना केवल कैसी होती है, रॉड्स युक्त। उल्लू की रेटिना में कॉन्स नहीं पाए जाते, इसलिए इसको केवल रात्रि में दिखाई देगा, दिन में दिखाई नहीं देगा। मनुष्य में रेटिना में 115 मिलियन तो रॉड्स पाई जाती हैं,
तथा 16.5 मिलियन कॉन्स पाई जा रही होती हैं। कॉन्स तेज प्रकाश एवं रंग विभेदन में सहायता करती हैं। इनमें पाए जाने वाला वर्णक आयोडोक्सिन होता है और मुर्गी की जो रेटिना होती है, इस रेटिना में केवल और केवल क्या पाए जाते हैं? कॉन्स पाए जाते हैं। इसमें रॉड्स नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जा रही होती? रॉड्स। इसलिए मुर्गियों को केवल कब दिखाई देगा? दिन में। रात्रि के समय मुर्गियों को दिखाई नहीं देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पोल्ट्री फार्म जो दिन में भी आप देख रहे होंगे, वहां पर हमेशा लाइट ऑन रहती है। वो लाइट ऑन इसीलिए रहती है कि यदि वहां पर लाइट नहीं रहेगी, चली जाएगी, तो अंधेरा होते ही सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, जिसमें उसके चिक्स या चूजे मर जाते हैं। इसलिए 24 आवर्स वहां पर लाइट या प्रकाश की व्यवस्था रखी जाती है, क्योंकि इनमें केवल कॉन्स होती है, रॉड्स नहीं होती। इसलिए मुर्गियों को केवल दिन में ही दिखाई देता है, रात्रि में दिखाई नहीं देता वो। ठीक है ना? ऐसा ही किसमें बताया था मैंने? कछुओं में। और अगर किसके साथ जोड़ना है? उल्लू के साथ। उल्लू के साथ हम चमगादड़ का भी नाम दे सकते हैं, वैम्पायर बैट का या बैट का। ठीक है, जिनको चमगादड़ कहा जा रहा होता है। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर ये जो आई बॉल का डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले देखिए जो डायग्राम है, मैंने आपको बताया था कि जो नेत्र होता है कैसा होता है? पूरा बाल की तरह गोल होता है, गेंद की तरह होता है। दिखाई दे रहा ना? इसका केवल जो आई ऑर्बिट से बाहर वाला भाग उभार के रूप में जो दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला पार्ट उभार के रूप में यहां से लेकर के यहाँ वाला भाग ये उभार के रूप में बाहर की तरफ निकला हुआ है आई ऑर्बिट से। इस आई ऑर्बिट से बाहर की तरफ इस निकले हुए उभार को जो ट्रांसपेरेंट होता है और नेत्र का 1/5वां भाग होता है, इसकी को हम स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कह रहे होते हैं, जो वक्राकार होता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये दोनों तरफ इसमें ये क्या लगे हुए हैं? पलक लगी रहती हैं। पलक मीन्स आईलिड्स, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं? नेत्र पलक कह रहे होते हैं। दोनों तरफ से ये क्या करती है? नेत्र को ढकने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम कर रही होती है। और इस नेत्र के ऊपर देखा होगा आपने, बाल या रोम की कतार पाई जाती है, जिनको हम आईलिसिस कहते हैं। आईलिसिस का मतलब होता है बरौनिया। ये आंख को तेज प्रकाश और जो मिट्टी वगैरह है या धूल के कण हैं उनसे बचाने का कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सबसे बाहरी लेयर है ये क्या है? स्क्लेरा है, जिसको हम दृढ़ पटल कह रहे होते हैं। कैसी होती है? हार्ड होती है, दृढ़ होती है, सफेद रंग की होती है। और कितने भागों से मिलकर के बनी होती है? 2 भागों से। मैंने बताया था यही क्या होता है, इसका एक भाग ट्रांसपेरेंट उभार के रूप में बाहर निकल जाता है, जो 1/5वां भाग होता है, जिसको कॉर्निया कहते हैं। बाकी इसका शेष भाग किसके अंदर होता है? आई ऑर्बिट के अंदर होता है, जो तंतुमय संयोजी ऊतक से बना होता है, जो नेत्र गोलक के आकार को बनाए रखता है, जो नेत्र गोलक को नेत्र कोटर में घुमाने के लिए जो ये मसल्स होती हैं, जिनको हम नेत्र पेशियां कहते हैं, इन्हें जुड़ने के लिए स्थान देता है। ठीक है, इसके पश्चात दूसरी जो लेयर होती है उसका नाम है कॉरॉइड। मैंने बताया था रक्तक पटल। और ये जो रक्तक पटल है, इसके बारे में आपको ये बताया गया था कि ये बीच का या मध्य का स्तर होता है और इसमें रुधिर या रक्त वाहिनियों का सघन जाल पाया जाता है। इसलिए ये लेयर कैसे रंग की होती है? लाल रंग की। इस आधार पर हम इसको रक्तक पटल कह रहे होते हैं। और इसकी अंदर वाली या भीतरी सतह पर रंगा कणिकाएं या पिगमेंट सेल पाई जा रही होती हैं, जो काली, भूरी या नीले रंग की होती हैं और ये प्रकाश के परावर्तन को रोकती हैं। इस कारण से प्रतिबिंब की स्पष्टता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब दूसरी चीज, यही जो कॉरॉइड होता है, ये कॉरॉइड देखिए कहां पर? कॉर्निया से पहले इस स्क्लेरा से हट जाता है और हट करके यहाँ पर एक चौड़ी संरचना बना लेता है, जिसको हम कह रहे होते हैं पक्षमाभिकाय, सीलियरी बॉडी। और इस सीलियरी बॉडी से दोनों तरफ
एक एक संरचना बाहर निकलती है जिसको आइरिस या परितारिका या उपतारा कह दिया जाता है, जिसके ऊपर रंगा कणिकाएं पाई जाती हैं। इसी के कारण नेत्र का एक पार्टिकुलर कलर दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए दोनों आइरिस के बीच में पाया जाने वाला ये जो छिद्र दिखाई देता है, इस छिद्र को हम प्यूपिल या पुतली कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? प्यूपिल या पुतली। और इस पुतली के द्वारा ही प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, अर्थात ये जो आइरिस होती है ये डायाफ्राम की तरह कार्य करती है। इस पर वर्तुल और अरीय पेशियां पाई जाती हैं। वर्तुल पेशियां जब यहाँ पर संकुचित होती हैं तो क्या होता है, जो ये प्यूपिल है इसका जो आकार है छोटा हो जाता है, और जब अरीय पेशियां संकुचित होती हैं तो प्यूपिल फैल जाती है, अर्थात ये पुतली के व्यास को घटाती और बढ़ाती हैं, जिससे यहाँ पर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात ये जो सीलियरी बॉडी है, इससे नीचे की तरफ ये बहुत सारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इनको हम कह रहे होते हैं स्नायु निलंबक। और ये जो स्नायु निलंबक होते हैं ये दोनों तरफ से लेंस को जकड़े रखते हैं, और इनमें जो शिथिलता है या इनमें जो तनाव होता है, खिंचाव होता है, उसी के आधार पर लेंस की वक्रता या आकार बनता है। अगर खिंचाव ज़्यादा होगा तो ये फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, खिंचाव कम होगा तो इसमें वक्रता ज़्यादा बनी रहेगी। अर्थात लेंस के आकार में या उसकी वक्रता में जो परिवर्तन होता है ये सस्पेंसरी लिगामेंट के खिंचाव या किस पर डिपेंड करता है, उनके शिथिलन पर। ठीक है, इसके पश्चात देखिए सबसे अंदर वाला जो स्तर होता है जिसको हम कह रहे होते हैं रेटिना। ये रेटिना दृष्टि पटल होता है, सबसे अंदर की तरफ है। इसमें दो तरह की सेल होती है, रॉड्स और कॉन्स। रॉड्स यहाँ पर मंद प्रकाश के लिए और कॉन्स तीव्र और रंग विभेदन के लिए जिम्मेदार होती है। रॉड्स की संख्या ज़्यादा होती है, कॉन्स की संख्या कम होती है। इसके साथ साथ जो नेत्र का ये जो दृक अक्ष होता है, इस पर एक स्पॉट होता है पीले रंग का, इसको हम येलो स्पॉट कह रहे होते हैं। और ये येलो स्पॉट मैक्यूला ल्यूटिया भी कहलाता है। इसमें हल्का सा गर्त होता है जिसे फोबिया सेंटिलिस कह रहे होते हैं। यहाँ पर कॉन्स सबसे ज़्यादा होती है, रॉड्स कम होती है, बाकी में रॉड्स ज़्यादा हैं, इसलिए सबसे जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वो येलो स्पॉट में बनता है। येलो स्पॉट के ठीक नीचे ब्लाइंड स्पॉट होता है, जहाँ पर ना रॉड्स होती ना कॉन्स होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि यहाँ से जो रेटिना की समस्त तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनके तंत्रिका तंतु मिलकर के दृक तंत्रिकाएं बनाते हैं जो यहाँ से बाहर निकलती हैं। इसलिए ये बिंदु कैसा हो जाता है, ब्लाइंड, अर्थात इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए कॉर्निया और लेंस के बीच ये वाला जो चैम्बर है ये एक्वस चैम्बर होता है। इसमें जलीय द्रव भरा रहता है जो क्या करता है, लेंस को चिकना बनाए रखता है और जो शारीरिक झटके होते हैं उससे बचाता है। लेंस और रेटिना के बीच वाला जो बड़ा चैम्बर होता है इसमें एक गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे काचाप द्रव कह रहे होते हैं। ये विट्रस चैम्बर होता है। ये क्या करता है, यहाँ पर नेत्र गोलक के आकार को बनाए रखता है तथा रेटिना को डैमेज नहीं होने देता है, रेटिना की रक्षा करता रहता है। इस प्रकार हम इस संपूर्ण नेत्र गोलक की संरचना को इजीली बता सकते हैं, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट, लेंस, आइरिस और ये जो प्यूपिल है, एक्वस चैम्बर है, सब के बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, ये जो लेंस होता है यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, उभय उत्तल होता है, जिलेटिन से बना होता है, अर्धठोस होता है। और ये जो लेंस है इसके सामने ये आइरिस पर्दी की तरह होती हैं। ठीक है, यही डायाफ्राम की तरह काम कर रही होती है जो प्यूपिल के आकार को बड़ा घटा करके प्रकाश किरणों की मात्रा को या उनकी अमाउंट को यहाँ पर नियंत्रित कर रही होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह से हम इस नेत्र गोलक की संरचना को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये डायग्राम अगर आप बनाना नहीं सीखे हैं, इसको पूरी तरह से आप एक्सप्लेन करना नहीं सीखे हैं, तो इसमें लिखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना, ओके।